हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन। जैसा आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित। हमने बात की थी कुछ जो बिंदु पर हमने चर्चा की थी, उन बिंदु की 2 मिनट में हम अगर बात करना चाहें उसे बात कर लेते हैं। जैसे हमने जो जो बिंदु पे चर्चा की वो बिंदु थे। एक तो हमने पद्धति की बात की कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसकी पद्धति क्या थी। पद्धति पे हमने देखा वर्णानुक्रम पद्धति थी, कालानुक्रम पद्धति थी, वैज्ञानिक थी और विधेयवादी पद्धति थी। हमने इस बिंदु पे भी चर्चा किया था कि किन पद्धतियों को किन रचनाकारों ने अपनाया। जैसे अगर हम बात करें गार्सला ताशी, जिनकी रचना जो फ्रेंच भाषा में जिन्होंने लिखा था इस्तिवार दालाल लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, उन्होंने, और शिव सिंह सेंगर ने जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था। इन दोनों इतिहासकारों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। हमने इस बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा कालानुक्रम पद्धति इंग्लिश में रचना की, वैज्ञानिक पद्धति क्या है और विधेयवादी पद्धति क्या है। और जो सबसे कारगर सिद्ध हुई थी वो कौन सी पद्धति थी, वो विधेयवादी पद्धति सिद्ध हुई। हमने इस बिंदु पे भी चर्चा कर ली थी कि जो विधेयवादी पद्धति है वो सबसे कारगर, सबसे सटीक सिद्ध हुई जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की बात करते हैं। फिर हमने इस बिंदु पे भी विचार किया कि इसके पीछे का दर्शन क्या है, यानी हमने समझना चाहा कि रचनाकारों का दृष्टिकोण क्या है। जब उन्होंने किसी भी साहित्य की रचना करते हैं तो कोई रचनाकार करता है तो उसके पीछे उसकी मंतव्य क्या होते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है, उनका दृष्टिकोण क्या होता है। उन बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। तो अब हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जो भी रचनाएं हैं, जैसे शुक्ल जी की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पर तो हमने थोड़ी बात पिछली क्लास में कर ली थी। लेकिन इस्तिवार दलाल हिंदुस्तानी या फिर जारी क्रिएशन की रचना, शिव सिंह सेंगर की रचना, मिश्रबंधु की रचना, इस पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब जो पेपर आता है आपको भी पता है कि इन डेप्थ आता है, सटीक आता है। तो इसलिए आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ी और इन डेप्थ में समझेंगे कि इन रचनाओं के पीछे क्या क्या कहानी है, इसके कालक्रम क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और कोशिश करेंगे आपको क्लास अच्छा लगेगा। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, पहले जो हम पॉइंट की बात करेंगे वो पॉइंट कौन सा है। पहला पॉइंट है गारसा ताशी। पहली चीज, इन्होंने किस विधि को अपनाया। अगर हम पहले इसकी चर्चा करें तो इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया। इन्होंने, इसमें तो लिखा नहीं, लेकिन इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी गारसा ताशी जी ने, वो कौन सी थी, वो वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड फिर तीसरा वर्ड, जैसे वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उस पद्धति में इन्होंने रचना की। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तिवार दलाल लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान। ये 2 भाग में लिखा गया। पहला भाग 1839 ईस्वी में है और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान रखना, 39 से 47 यानी 8 साल का अंतर है दोनों भागों के प्रकाशित होने में। दूसरा संस्करण जो इसका प्रकाशित हुआ वो 1871 ईस्वी में आया और इस संस्करण में 3 खंड कर दिए गए, पहले 2 खंड थे। तो इस चीज को माइंड में रखें। ठीक है, अगला हम बात करते हैं उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ड के क्रम से। इन्होंने जो विवरण दिया, उन्होंने पहली चीज जो वर्ड का क्रम था वो ABCD, इस वर्ड का क्रम था। और इन्होंने 738 कवियों का विवरण दिया था अपनी रचना में, जो इनकी रचना इस्तिवार डाला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी है। और इसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी, इन दोनों जो भाषाएं हैं, इनके रचनाकारों को सम्मिलित किया था और कुल मिला के 738 कवियों को सम्मिलित किया। दूसरा बिंदु है केवल 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे। लेकिन हाँ, एक शुरुआत हमें मिली, हिंदी साहित्य की रचना करनी चाहिए, एक जो शुरुआत बिंदु है वो हमें यहाँ से मिला, ये कह सकते हैं। फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बात करें, इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, इसको ध्यान रखना, ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों का सम्मिलित रूप, इनकी एक थी प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, इस ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। कहाँ प्रकाशित हुआ, पेरिस में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजपेयी हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री। देखिए, लक्ष्मी सागर वाजपेयी जो है उनका मानना क्या है, या उनका मानना कहने से मेरा तात्पर्य है कि उन्होंने एक रचना की। रचना करने का मतलब इसका इन्होंने अनुवाद किया, क्योंकि पहले लोग अनुदित रचनाएं भी करते थे, तो उन्होंने अनुवाद किया। और अनुवाद का नाम क्या था, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये 1952 ईस्वी में इन्होंने उसका अनुवाद किया। किसने किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। हिंदी रचनाकार संबंधित सामग्री का इन्होंने अनुवाद किया। ये जो इसमें हिंदी के रचनाकार थे उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया
और हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में इसे प्रकाशित किया। ठीक? ये महत्वपूर्ण दिन थे, आप इसका प्रॉपर नोट्स जरूर बना लेना और उसे रिवाइज करते चलना। इन्हें हमेशा या काफी हद तक हम नहीं भी जानते, बहुत आप हो सकता है आप में कुछ लोग पहली बार इस नाम को देख रहे हो, पर हाँ इन्होंने भी रचना की थी और ये भी साहित्य से संबंधित थी। हम जब पढ़ते हैं अक्सर पुस्तकों में क्या मिलता है हमें कि पहले गारसारा ताशी मिल जाते हैं, उसके बाद शिवसिंह सेंगर, शिवसिंह सरोज की बात करते हैं, लेकिन मौलवी करीमुद्दीन इनकी भी एक रचना है जिसका नाम है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, 1848 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया और इस रचना में भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवि का विवरण दिया गया है, उसमें 738 थे, इसमें 1004। 62 कवि ही हिंदी से संबंधित थे, उसमें 72 कवि थे, इसमें 62 कवि हिंदी से और बाकी कवि जो है वो उर्दू से। सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण नहीं। इसमें अच्छी चीज क्या है, देखिए प्रश्न अगर पूछा गया है कि सर्वप्रथम कालक्रम का जो सहायता किया गया या कालक्रम का जो प्रयोग किया गया वो किसमें किया गया, तो मौलवी करीमुद्दीन के तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी में किया गया। पहली चीज 62 कवि का नाम सम्मिलित हुआ जो कि हिंदी से संबंधित थे, कालक्रम का ध्यान रखा गया लेकिन नामकरण को इन्होंने नकार दिया या उसे वंचित कर दिया, अपनी विचारधारा में ही नहीं रखा आप कह सकते हो। इसका एक अलग नाम भी है, इसे क्या कहा जाता है, तबक्काशुरा भी कहा जाता है, तबक्काशुरा। ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे हमने चर्चा की। अगली बात करें तो महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने भी रचना की है, इनकी रचना का नाम है भाषा काव्य संग्रह जो 1873 ईस्वी में हुआ और इस रचना में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ। अभी तक जो रचनाएं थी वो अलग अलग भाषाओं में थी, गारसा दत्ताशी का फ्रेंच भाषा में था, वो उर्दू भाषा में थी जो अभी हमने जिसकी बात की थी, लेकिन महेश दत्त शुक्ल का जो भाषा काव्य संग्रह है वो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ। ये कब प्रकाशित हुआ, नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ, लखनऊ में प्रकाशित हुआ, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इन बिंदुओं पे भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक, और फटाफट और बिंदु पे देखते हैं, शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं जिन्होंने रचना की थी शिव सिंह सरोज। ये रचना 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वही नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई। ठीक, जिसमें पिछला महेश दत्त शुक्ल जी का कविता जो काव्य का संग्रह नाम से जो पुस्तक है उसकी रचना जहां से वो प्रकाशित हुई वहीं से ये भी प्रकाशित। सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा यानी 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। पूर्वार्ध में 838 कवि हैं, इनकी रचनाओं के नमूने हैं। उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय भी इन्होंने लिया। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आगे के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की रचना की, जैसे हमने शुक्ल जी की बात की थी, उन्होंने भी माना कि उन्होंने माना मिश्रबंध विनोद से लिया, लेकिन कुछ हाँ शिवसिंह सरोज से भी कुछ बिंदुओं को उठाया। तो ये एक आधार बना, आप कह सकते हैं कि आगे के जो रचनाकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया उनके लिए एक आधार बिंदु बना। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ, इसमें कौन सी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति। इसने किया गारसा दत्ताशी और शिवसिंह सेंगर दोनों लोगों ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखें, इसे क्या कहता है, प्रस्थान बिंदु। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से चलना शुरू करता है, जैसे छोटे बच्चे ना छोटे होते हैं फिर वो चलना धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो ऐसे ये भी प्रस्थान बिंदु हिंदी साहित्य का इतिहास का ये आधार बना है। यही से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की प्रेरणा मिली रचनाकारों को, फिर उन्होंने कोशिश की। उसके आगे और भी हम समझते हैं अभी कि कौन से रचनाकार ने कोशिश की, उन्होंने क्या लिखा, इस सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगला बिंदु आता है जो भी महत्वपूर्ण है, जॉर्ज ग्रियर्स, इन्होंने रचना की है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। इसकी बात करें किसका प्रकाशन कहाँ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। अधिकतर विद्वानों द्वारा सही मायने में सही अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया, तो वो माना गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृति, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। इसमें कहा गया कि जो रचना हम लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें और भाषाओं की क्या जरूरत है,
यानी हमें कोई जरूरत नहीं कि हम संस्कृत लिखें, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू, इनका मिश्रित रचना का इतिहास नहीं लिखना, हमें एक पृथक इतिहास लिखना चाहिए। उन्होंने हिंदी का पृथक इतिहास लिखने का प्रयास किया, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कदम था आगे के रचनाकारों के लिए। ठीक, और भी बिंदु है कि पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण भी किया इन्होंने। इनका संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्याय में है, और हर अध्याय, प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। 11 अध्याय में है, और इन्होंने, हम इस पे भी चर्चा करेंगे जब हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि ग्रियर्सन जी ने क्या क्या नाम दिए। लेकिन अभी हम देखिए कि 11 अध्याय थे, और 11 अध्यायों के अलग अलग नाम थे, और अलग अलग नाम ही कालक्रम थे। यानी उन विशेष जो काल है, उस विशेष कालखंड की रचनाओं के बारे में बताया गया, वो 11 अध्याय में अलग अलग नामों से। कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। इसमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज, ध्यान देना, 886 कवि का जो विवरण दिया गया वो शिव सिंह सरोज को आधार बनाया गया, और 952 कवियों को किया गया, क्योंकि बाकी के कवियों का इन्होंने अपने तरीके से उसे ढूंढा, खोजा। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद भी किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। कब प्रकाशित हुआ? ये 1957 में हुआ। ठीक, और ये किसका अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है। साहित्य इतिहास ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन का ये जो पुस्तक है, उनकी जो रचना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है, आवश्यक है। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसके 3 भाग हैं, जो कि 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी जो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भाग 1913 ईस्वी में, और जो अंतिम भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 बड़ी मात्रा में रचनाकारों को इन्होंने सम्मिलित किया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन का नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। ये व्यवस्थित रूप से इन्होंने काल विभाजन किया, इन्होंने नामकरण किया, तो एक व्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित ढांचा बनाया, उस तरीके से किया, तो पहला इसका जो श्रेय है वो मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 5 कालों में विभाजित कर दिया था। जैसे शुक्ल जी ने भी कटाक्ष किया था, जैसे हमने चर्चा की थी इस पे, कि पूर्व मध्यकाल कह दिया, पूर्व काल, अलंकृत काल कह दिया, तो ये एक सही तरीका नहीं था। लेकिन हाँ, इस पे आप समझना कि इसे 5 काल में विभाजित इन्होंने किया, और यही इनका कालक्रम पद्धति के अनुसार इन्होंने अपनी रचना की, और इसी तरह से उन्होंने साहित्य के इतिहास रचना का भरसक प्रयास किया, और अपना काफी हद तक उन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किया। ये हम सभी का मानना है, और हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण आधार बना। जैसे मिश्रबंधु विनोद, इसका आधार, हम शिव सिंह सरोज की बात करें तो वो आधार बना ग्रियर्सन जी की रचना। तो ऐसे भी ये भी है जो पूरे इतिहास ग्रंथ का आधार बनेगा। मिश्र बंधु के बारे में भी प्रश्न आता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से रचनाकार आते हैं? तो ये तीनों भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये भी प्रश्न है, और ध्यान रखना। अगली बात करते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी तो मेल के पत्थर है, आप मान सकते हो। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। कहां से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया है इस भूमिका को। इसमें रचनाकारों की इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। यानी इतिवृत्त की बात नहीं की गई, उनकी विशेषताओं की बात की, रचनाकारों के बारे में एक बेहद स्तर पर जानकारी मिली, तो वो इसी रचना में हमें मिलती है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग है। अभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। शुक्ल जी ने कहा कि जो अभ्रंश साहित्य है वो अभ्रंश है, वो हिंदी का नहीं है। बहुत रचनाकार मानते थे कि जो अभ्रंश है वो हिंदी का ही एक भेद है, प्रकार है, या उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अभ्रंश साहित्य, इन किसी को नहीं लिया। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, कोई भी रचना हो, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में उसे सम्मिलित ही नहीं किया। ठीक, अगले बिंदु की ओर देखते हैं कि शुक्ल जी के बाद वर्मा जी आते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें क्या था? विस्तृत सामग्री, आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा। इस वजह से ये विद्यार्थियों में या लोगों में प्रसिद्ध रहे।
इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल यानी 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला। आदिकाल व भक्तिकाल दो ही काल का इन्होंने विवरण दिया कि उसके बाद वो आगे का भाग में नहीं लिख पाए। इन्होंने एक चीज भी ध्यान देना, निर्गुण, जैसे हम पढ़ते हैं कि भक्ति काल में निर्गुण धारा है और सगुण धारा है। फिर निर्गुण के बारे में पढ़ते हैं कि संत काव्य धारा है, सगुण को कहते हैं कि सगुण के बारे में और अलग बात करते हैं, लेकिन निर्गुण में ही जब हम प्रेमाश्रयी की बात करते हैं तो सूफी काव्य धारा आती है। तो निर्गुण शाखा को जो संत काव्य कहा और प्रेमाश्रयी को क्या सूफी काव्य कहा। तो ये चीज नामकरण किसने किया था? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा, किसने कहा? वर्मा जी ने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगले पॉइंट को देखते हैं, द्विवेदी जी। द्विवेदी जी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये बात भी उल्लेखनीय है जिसपे हमें चर्चा तो नहीं करनी है ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जरूर करेंगे कि हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई इतिहास का ग्रंथ कभी लिखा ही नहीं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, पर वो कभी इस मोटिव से नहीं लिखा, उनका कभी विचार ऐसा नहीं था कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। ये 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी और उन्हें नहीं पता था कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसमें था क्या? आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किया गया। इन्होंने बताया कि आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों रखना सही है। शुक्ल जी ने कह दिया कि आदिकाल को वीर गाथा काल। इन्होंने कहा कि वीर गाथा काल तर्क संगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल वीरता की रचना हुई और भी रसों की रचना की गई, इसलिए इन्होंने उसे आदिकाल का, उसके पीछे का उन्होंने लॉजिक अपना तर्क भी दिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि इन्होंने बताई कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा के संबंध का उद्घाटन किया। हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना, ये चीजें जो बिंदु थे ये द्विवेदी जी का मानना था। अगले बिंदु की बात करते हैं, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में लिखा गया। इसमें बात करते हैं कि शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का सार्थक प्रयास किया गया। यानी इन्होंने शुक्ल जी का कटाक्ष किया। कटाक्ष करने का मतलब कोई उन्होंने प्रहार नहीं किया, बस हाँ उनके जो भी विचार थे उस पर उन्होंने प्रहार जरूर किए, उस पर आलोचनाएं की, अपने विचार दिए, तो ये काफी हद तक किया और उसमें बहुत बदलाव चाहते थे गुप्त जी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। ये शुक्ल जी द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत सारे बदलाव चाहते थे, उन्होंने अपने विचार दिए, अपना प्रयास भी किया। संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 3 काल में विभक्त किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की इन्होंने चेष्टा की। यानी नया साहित्य इन्होंने उसकी इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया और नई विचारधारा के साथ किया। तो ये एक उनका प्रयास अच्छा था। हाँ, काफी हद तक वो नहीं सफल हो पाए कह सकते हैं, पर हाँ उनका एक प्रयास था कि क्योंकि लोग क्या हो गया था कि लोग मानते जा रहे थे। शुक्ल जी ने जो बातें कह दी उसे उन्होंने पत्थर की लकीर मान ली। तो इन्होंने एक प्रयास किया कि किसी भी चीज को आत्मोन्मुख नहीं मानना। माना शुक्ल जी की बहुत सारी पद्धतियां या उनके विचार या उनके जो कालक्रम है वो सही है, माना, पर उस पर अपने विचार भी देना जरूरी है। अगर आधुनिकता ही ना बचे, अगर हमारे स्वयं के विचार ना बचे और हम इतिहास पे आत्मोन के भरोसा करें तो किस हद तक ये सही होगा, आप खुद से सोचिए। फिर उसी को अंधविश्वास कहते हैं कि नहीं। अगला जो है वो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हृदयाल के संपादक। देखिए ये जो रचना हुई, ये जो इतिहास लिखने का हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में प्रकाशित हुआ, इसमें अकेले नगेंद्र जी नहीं थे संपादक। इनके संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ लिखा गया। 26 विद्वान का सहयोग किया गया, लोगों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा। इतने विद्वानों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आदोपांत नहीं हो पाई। अब क्योंकि अलग अलग रचनाकार हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, तो एक सटीकता नहीं आ पाती। एक रचनाकार जब कोई रचना करता है उसमें जो अस्पष्टता होती है, जो तटस्थता होती है, वो चीजें इसमें नहीं मिल पाएगी। और जनरल बात है, सामान्यतः बात कह भी सकते हैं, वस्तुतः नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि 26 रचनाकार एक साथ मिल रहे हैं, 26 मस्तिष्क एक साथ मिल रहे हैं, 26 विचार एक साथ मिल रहे हैं, तो उसमें द्वंद्व तो होगा ही। फिर भी प्रत्येक काल में उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री कारण या विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित रहा। माना जाता है कि ये काफी हद तक प्रसिद्ध भी रहा। जैसे अब देखिए, जब भी आप
हिंदी साहित्य को पढ़ने की बात करते हैं तो आपको पुस्तकें क्या क्या बताई जाती है। एक तो आप राजर्षि शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लो, फिर अगर आपके पास समय मिलता है तो आप डॉक्टर नगेंद्र की और डॉक्टर हरदयाल की एक पुस्तक पढ़ लो। तो ये इसी पुस्तक की बातें करते हैं कि इन दो पुस्तकों को पढ़ लो तो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आधार बिंदु है, और आधार से अंत तक, अंत नहीं कहेंगे लेकिन आधार से अद्य तक, अभी तक, वर्तमान तक काफी हद तक आपकी जो बेहतर समझ विकसित हो जाएगी हिंदी साहित्य को लेकर। और यही सारे रचनाकारों का प्रयास भी होता है जब भी वो रचनाएं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चतुर्वेदी जी का, तो इन्होंने भी रचना करने की कोशिश की हिंदी साहित्य का इतिहास को। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा, 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित इन्हें व्यास सम्मान मिला था। किसके लिए? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इस पुस्तक के लिए मिला। कब मिला? 1986 ईस्वी में प्रकाशित। कई पुरस्कार और भी मिले। ये अपनी लोकप्रियता में आकर्षण में अद्वितीय है, यानी ये ग्रंथ भी काफी हद तक प्रसिद्ध रहा। तो आज देखिए हमने जिन भी बिंदु में बात की वो क्या था कि हम सारे रचनाकारों को समझना चाह रहे थे। हमने पहली चीज क्या क्या बात की है? हमने रचनाओं की बात की, उनके काल की बात करते यानी कालक्रम की बात की। फिर हमने क्या बात की? हमने रचनाकारों की बात की। और हमने ये जो चर्चा की है ये एक सामान्य चर्चा है, ये भी एक चीज आप ध्यान रखना कि हमने एक सामान्य चर्चा किया है ताकि आप चीजों को समझ सकें और आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आए, क्योंकि ये देखिए इन डेप्थ क्वेश्चन भी आएंगे, उदाहरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो आप समझ के बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम को कर पाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मेरी तरफ से प्रयास है कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट दे सकूं। और जैसा आपको पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पढ़ लेना। उससे अलावा अगर आप यूनिट फर्स्ट की अगर वीडियो चाह रहे हो यूनिट फर्स्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हो। इतिहास दर्शन की हमने बात कर ली है। अब हमारे लिए जो वीडियो एक बचेगी वो है, सॉरी, वो जो वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा होगा कालक्रम और नामकरण, कि कौन से रचनाकार ने क्या नाम दिया। ठीक, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ कुछ प्रश्नों पे भी चर्चा कर लूंगा जिससे आप एक बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे और एक वीडियो के बाद हम आ जाएंगे आदिकाल पे और प्रयास करेंगे कि देखते हैं 2-4 वीडियो में आदिकाल को खत्म करेंगे। प्रयास रहेंगे, हम पूरी प्रयास करेंगे एक बेहतर कंटेंट देने की। आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपके हाँ, और कोई भी प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में बनते हैं, कोई विचार उठते हैं आपके, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। इनकेस कुछ अगर गलत बिंदु आपको लग रहे हो तो आप उस पर चर्चा भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया देखने के लिए एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।